खबरें में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं मियां शाहिद साहब, मेरे को होस्ट। कुछ खबरें, बड़ी दिलचस्प खबरें आज। एक तरफ तो बिलावल ज़रदारी साहब ने कहा कि जी एक लंबी इनिंग्स हम खेलना चाहते हैं। बड़ी लंबी इनिंग्स पहले ही खेल रहे हैं, चौथा पाँचवा आपका दौर चल रहा है, चलें और मजीद इसको लंबी कर लेते हैं। ये तो पीपल्स पार्टी की राय है, मगर इसके साथ एक मुख्तलिफ राय सामने आ रही है। और सुना है इस हवाले से मियाँ साहब से अंदर की खबर लेंगे कि एक मीटिंग हुई है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की, जो समझते हैं कि इलेक्शन जो है शायद अर्ली होने चाहिए 2027 में। और ये जो मलबा है, यानी मैं कह रहा हूँ ये उन्होंने कहा है या नहीं कहा है, लेकिन मतलब एक तासुर या मैं उसके मफहूम के तौर पर बात करूँ कि ये जो 47 और ये वो और जो इलेक्शन, इससे हम आगे निकलें कारकर्दगी करके। तो ये बात तो बड़ी अच्छी है कि ये जनाब कारकर्दगी करके आप लें, मगर इस सिलसिले में क्या मुमकिन है और क्या नहीं मुमकिन हम देखेंगे, क्योंकि 2000 अभी तक तो ये हालत ये है कि मेरे ख्याल में इलेक्शन से भाग ही जाना चाहिए, बल्कि एक तरमीम ले आते हैं जिसमें इसी इलेक्शन को दवाम दे देते हैं कि जी 2024 का इलेक्शन हम चलाएंगे मतलब ये तो हर, लेकिन पार्लियामान जो है वो सॉवरेन है, वो कुछ भी फैसला कर सकती है और कुछ भी फैसले करी जा रही है और बड़ी लेजिटिमेटली आगे बढ़ते हैं। भारत क्या पन बिजली का मनसूबा जो जनूबी एशिया में क्या कशीदगी बढ़ा सकता है। एक और भी बात है, किसी अमरीकी दानिशवर या थिंक टैंक ने यह कहा है या किसी ऑफिशियल ने कहा है कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो जंग है उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। और ये ज़ाहिर है वो अपने ज़ख्म तो चाट रहे हैं, मगर बेहतर है कोई इंसानों की तरह अपने अवाम की भलाई के लिए कुछ काम करें जो और हमें भी करने दें। मगर क्या ये सिलसिला है, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। और ये पानी की दहशतगर्दी भी क्या होगी। गज़ा फोर्स के हवाले से फिर एक वजाहत आई है। 1-2 दिन पहले हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फरमाया है कि जी हम डिसआर्म नहीं करेंगे, और ज़ाहिर हमने कभी भी कमिट नहीं किया कि हम डिसआर्म उन्हें करेंगे, कि बार बार उन्हें क्यों कहना पड़ रहा है। और फिर इस तरह की अफवाहें भी लोग ना उड़ाएं कि यो असी फंस गए हैं तो ये हो गया। वो डोंट डू दैट, विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी क्रॉस द ब्रिज। इससे पहले जो है वो अपनी ख्वाहिशों को खबरें बनाना दुरुस्त नहीं है। ये अच्छी बात है। आई होप दैट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर विल स्टिक टू व्हाट ही हैज़ सेड ट्वाइस। ये दूसरी दफ़ा कह रहे हैं। इसके साथ साथ गज़ा फोर्स के हवाले से ये बात आ गई, क्या वाकई भारतीय बांग्लादेश को गज़ा जैसी सूरत हाल में धकेलना चाहिए? ये जो एक ख्याल या सोच आया है एक बीजेपी के लीडर, तो ये सोचें कि ये क्या माइंड सेट है, किस तरह के जराइम पेशा लोग हैं, ये कौन लोग हैं ये जो गज़ा बना देना चाहते हैं बांग्लादेश को। गोया गज़ा बनाने पर ये प्राउड है, ये कोई माफिया की तंजीम है या उनकी हुकूमत है, ये क्या मामला है? मियां साहब आपकी तरफ आता हूँ। पहले तो ये बताइए ये मीटिंग क्या हुई है। फिर एक खबर और भी है आपके पास, एक और ग्रैंड प्लान भी कोई आया है जिसमें एक हमारे दोस्त साफी ने एक कॉलम लिख के कोई हीरे ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि हीरे लेके आएँ। और वो क्या खबर है ज़रा बताएं ना, और हीरो का क्या इस्तेमाल करना है हमने। मियां साहब देखें काजी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी तो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म जो है वो हम आए हैं और लॉन्ग इनिंग्स खेलेंगे, और जो इलेक्शन है वो वाकईतन 2029 में बनते हैं। लेकिन एक खबर है और बड़े ही क्रेडिबल जराए से है कि एक मीटिंग हुई थी और मियां नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि 2027 में इलेक्शन हो, क्योंकि उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और वो मीटिंग मुस्लिम लीग नून की थी और कोर कमेटी की थी, और उसमें उन्होंने इजहार किया कि मरियम बीबी जो हैं वो अपनी कारकर्दगी दिखाएं और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएं, और शहबाज शरीफ जो हैं वो वफाक में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएं, और 2 चैलेंजेस जो उनके सामने हैं उनसे निपटा जा सके। वो चैलेंजेस क्या हैं? वो एक तो फार्म 47 वाला इल्ज़ाम है, और दूसरा जो इत्तेहादी हैं उनके अगर कह लें तो ब्लैकमेलिंग है कि वो हुकूमत जो करना चाहती है वो करने नहीं देते, और जो उसमें रोड़े अटकाते हैं या अपनी मनमानी जो है मनवाते हैं या उनकी बात माननी पड़ती है। तो उसमें कारकर्दगी दिखाई जाए और 27 में जो है वो इलेक्शन अनाउंस कर दिया जाए, और वहाँ उसमें या सादा अक्सरियत ली जाए या उससे ज़्यादा जो है मार्जिन से जीत कर दोबारा हुकूमत में आकर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर बेहतरीन जो है वो गवर्नेंस का निज़ाम लाकर जो है वो इसको आगे बढ़ाया जाए, और इससे जो है मुस्लिम लीग नून की साख भी बेहतर होगी और जो हाइब्रिड निज़ाम है वो भी बेहतर अंदाज से चलता रहेगा। ये उन्होंने तजवीज़ दी थी, और इस पर उन्होंने कहा कि दोनों हजरात जो हैं वो अच्छा काम करें, और इस पे सोचा भी जा रहा है। आपने देख भी रहे हैं कि कारकर्दगी जो है वो पंजाब में हो रही है, लेकिन साथ साथ काजी साहब जो काले बादल हैं वो भी पंजाब पर जो है वो छा रहे हैं, और वो हाई कोर्ट का जो डिसीजन है या वहाँ पर जो समातें हो रही हैं वो भी बड़ी सख्त हो रही हैं। और इस हवाले से एक क्या सराई है वो भी ये कही जा रही है, मुस्लिम लीग नून के हलकों से ये बात जो है वो सामने आ रही है कि अगर ये सिलसिला बड़ा तो हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहबा जो है उनको सुप्रीम कोर्ट में
प्रमोट कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट वो चली जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो एक और थ्योरी जो है वो भी सामने आई है, और वो ग्रैंड प्लान की क्या सराइयों के पर मबनी एक थ्योरी है। और उसमें आज एक बहुत बड़े अखबार में एक कॉलम लिखा गया है, सुहेल वड़ाई साहब ने एक कॉलम लिखा है। उन्होंने कहा है कि ग्रैंड प्लान की एक थ्योरी जो है वो सामने आई है। उन्होंने भी इसको क्या सराइयां कही हैं, लेकिन उन्होंने जो बात की है वो ये की है कि एक वंडर बॉय की एंट्री जो है वो उसकी क्या सराइयां भी हो रही हैं। और ये भी क्या सराइयां हो रही हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो सोना है लेकिन हीरे की तलाश है, हीरे की भी जो है वो क्या सराइयां हो रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो काबीना हो वो बांग्लादेश तर्ज की हो, क्योंकि वो पीएचडी काबीना है और पाकिस्तान के अंदर जो है वो कैपेसिटी के इश्यूज हैं, कॉम्पिटेंसी के इश्यूज हैं कि जो हमारे वुज़रा हैं वो इंटरनेशनल सतह पर जाके फोरम पे जाके जो है वो कम्पीट नहीं कर पाते। इसलिए जो पीएचडीज होंगे वो अच्छी तरह जो है वो कम्पीट कर पाएंगे, और वो पीएचडीज भी वो हों जो बड़ी यूनिवर्सिटियों से जो रजिस्टर्ड और यानी कि जिनको हम कहा जा सकता है कि वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज जो हैं उनसे और बड़ी यूनिवर्सिटियों से उन्होंने पीएचडी की हो, और वो पीएचडीज हों तो फिर बेहतरीन हुकूमत जो है निज़ाम हुकूमत चल सकता है। उसमें यह भी क्या सराही की गई, जी बिल्कुल, पीएचडीज जो हैं वो वजीर बनेंगे। और उसमें यह भी क्या सराही की गई है कि बहुत से जो मुस्लिम लीगी हैं और बहुत से जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं जो संजीदा हैं और पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अपने आप को गैर जानबदार कर लिया है कि अगर वो ग्रैंड प्लान की तरफ मामला जाता है तो वो उसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनके मुताबिक कि उनका क्यास ये है कि वो प्लान जो अगर इंप्लीमेंट होता है तो फिर वो निजाम लंबा चलेगा। अच्छा, मियां साहब, मैं बीच में आपको इंटरजेक्ट कर रहा हूं। ये सारे जो थ्योरियां हैं कैसा वो इकट्ठी चल रही हैं। आप देखें अभी 2026 जो है वो बड़ा अहम होने जा रहा है। कैसा मैं अभी आपको मैंने अभी थोड़ा ये किया, गूगल किया, मैं समझता हूँ ये पीएचडी वाला प्लान बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वक्त खैर से कुछ 4000 पीएचडी जो है वो बेरोजगार घरों में बैठे हुए हैं। तो उसमें चलें अगर 40-50 को तो हम नौकरी दे ही सकते हैं उनको, अगर हम इधर ले आएँ। लेकिन मियां साहब बात यह है कि ये कारकर्दगी कहाँ पे होगी। अभी तो हालत ये है कि काउंसलर का इलेक्शन हम नहीं जीत सकते, और उसके साथ साथ इलेक्शन कोई मामूली काम नहीं है। हमें बड़े बड़े अजीम शख्सियात की ज़रूरत पड़ सकती है, काजी फायज ईसा साहब की ज़रूरत पड़ सकती है, और मतलब इस तरह तो क्या होगा और कारकर्दगी किधर से आएगी। और फिर अगर हमने रिपीट करना है 2024 का तो फिर से इसी इलेक्शन को हम दवाम देते। भाई क्या मसला है, कोई ना अपोजिशन है ना कोई सड़कों पर कोई लड़ाई है, तरक्की का सफर जारी हो सारी है, भले हुक्मरान तबके या उसके खानदानों का तरक्की का सफर हो, बहरहाल वो जारी तो है। वैसे कायद साहब ये तजवीज़ ये भी आई थी, ये जो आपने दवाम की बात की है ना, तजवीज़ ये भी आई थी कि जो असम्बलियां हैं या तो उनकी मुदत बढ़ाकर 8 साल कर दी जाए, को इसमें जो तरमीम आएगी उसमें तरमीम ऐसी आए कि इसकी मुदत जो है वो 8 साल कर दी जाए। ये भी तजवीज़ आई थी, लेकिन वो ये सारी तजावीज़ तमाम जो आ रहा है ये अभी तक तो क्या सराइयों पे है। लेकिन जो कारकर्दगी की बात आपने की है, कारकर्दगी जी 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 मियां साहब, भाई हम तो ये नहीं कहते कि 8 साल, बल्कि क़यामत भी इसको कर दें तो हम क्या कर सकते। बहरहाल ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के मिनरल्स में बहुत इंटरेस्ट। आज फिर फाइनेंशियल टाइम्स में स्टोरी छपी है, वो आ रहे हैं लोग, मगर सवाल क्या है, ये इतनी बड़ी दौलत जो डिस्कवर हुई है क्या उसको किस तरीके से हम टैप करेंगे। ये हमारा हाल रवांडा वाला होगा या चाइना वाला, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ मिशदान जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मैं स्ट्रेट अवे आता हूँ, एक आज फाइनेंशियल टाइम्स में स्टोरी थी जिसमें बरबला कहा गया कि बहुत से जो अमरीकी इन्वेस्टर्स हैं और ख़ास तौर पर कुछ उन्होंने मिनरल्स का नाम भी लिया, जो आजकल एक्सपेंसिव अर्थ जो है वो सबसे बड़ा मसला दुनिया का बन के रह गया। और नाज़रीन ये आप स्टोरी देख भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। डॉक्टर साहब मेरा ये है सवाल आपसे कि ये तो कहा जा रहा है, और पहले भी जियोलॉजिकल सर्वेज जो हुए थे कि भाई पाकिस्तान जो है इट इज़ लेडन विद एक्सपेंसिव मिनरल्स, और अब एक्सपेंसिव अर्थ तो सबसे आगे की बात। किस हद तक हमें कैसे टैप कर सकते हैं, और आप मुझे ये बताइएगा कि जो कैपेसिटी है इस हुकूमत की, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ सवाल ज़रा लंबा हो गया। आज तक एक भी मुआहिदा हमने सही नहीं किया, चाहे वो IPPs के हों, आज तक हमने एक प्राइवेटाइजेशन सीधी नहीं की। PTC का मुनाफा 80 अरब था, अब 8 अरब भी नहीं आता।
तो ये क्या, हाउ कम, व्हाट क्वालिटेटिव चेंज हैज अकर्ड कि नाउ दिस टाइम विल डू द राइट थिंग, और जो लाइन शेयर है इन तमाम मिनरल्स के फायदे का वो उसको आवाम को पहुंचेगा और ट्रिकल डाउन भी नीचे तक होगा, जो आज तक हुआ नहीं। प्लीज गाइड अस। So Qari Sahab, we need a very, very detailed program on this, but I'm going to try and summarize this so that we all in Pakistan understand कि mines and minerals की story है क्या, मीट कहाँ पे है, हम कहाँ पे खड़े हैं, अगले 5 से 10 साल में क्या किया जा सकता है, और realistically कौम को क्या expectation होनी चाहिए. So I'm going to try and answer all these questions. Number one, the real story today of mines and minerals in Pakistan is one. It is called Reko Diq. 2012 से 22 हम इकसठ के मुआहदे में फंसे रहे, जहां इकसठ में जाके ये चैलेंज हुआ। $6 अरब एक हमारे कोर्ट डिसीजन की वजह से हमें चैलेंज किया गया, जब ये पसपुष्ट चला गया सब कुछ। और उसके बाद उस मुआहदे से निकलने के लिए रेको डिक में एंट्री होती है बैरक गोल्ड की, उनका शेयर है 50% और 25-25 बलूचिस्तान, और दूसरा किसका शेयर है, आपके फेडरल गवर्नमेंट की थ्रू एसओईज। इसमें जियोलॉजिकल सर्वे 70-80 की दिहाई में हुआ था, ये पाकिस्तान जियोलॉजिकल सर्वे ने किया था, यूएस एड के साथ किया गया था, और ये बताया गया था कि मेनली कॉपर इज देयर। 2028 में हम इस कॉपर की पहली जो कंसाइनमेंट है वो निकालेंगे। ये भी याद रखिए कि ये कॉपर नहीं एक्सपोर्ट होगा, बल्कि बहुत सी आप समझे रेत होती है, उसमें कॉपर होता है और थोड़ा सा गोल्ड होता है, बड़ी माइन्यूट क्वांटिटी में। इसको फिर एक कंपाउंड क्रिएट किया जाएगा, उसके लिए एक और फर्म पाकिस्तान में आकर एक प्रोजेक्ट लगाएगी, ये कंपाउंडिंग होगी, वरना तो वैल्यू ही नहीं बनेगी। और 28 या 29 में पहला $1 बिलियन के करीब की कंसाइनमेंट अगले 40 साल के लिए निकलेगी। दिस इज अ लाइकली सिनेरियो। ये भी हो सकता है कि इसमें कोई ऊपर नीचे डिले हो जाए, क्योंकि गवादर, जो कि मैं बार बार कहता हूं यार, 10% हमारी ओनरशिप में है, 90% चाइना की ओनरशिप में है। उस तक पहुंचने के लिए द ट्रैक इज नॉट देयर, यू स्टिल हैव टू गो थ्रू कराची। So when you go through Karachi will be used to export this compound to a number of areas जो financing कर रहे हैं। इसका फाइनेंस $3.5 बिलियन का क्लोज हुआ है, और इसको अगले 4-5 साल में बढ़ाने की कैपेसिटी है, यानी कि 40 साल तक ये $1 से $2 बिलियन पे जा सकती है। एंड इसकी टोटल वैल्यू जो है 100-125 अरब डॉलर की है। 40 साल में पाकिस्तान को $67 बिलियन जो है वो पाकिस्तान की किटी में आएगा एवरी ईयर। डॉक्टर साहब, ये एक पहलू है सर, ये एक पहलू है जो फाइनेंशियल टाइम ने आज स्टोरी दी है, उसमें एक दात का जिक्र किया गया है जिसको एटिमनी कहते हैं, शायद मैं इसका जो है वो तलफ़्ज़ यही मेरे समझ में आया। उसमें ये बताया गया है कि जो चित्राल के अंदर सिर्फ जो ये दात है ये 30 लाख टन है, और ये भी बताया गया कि बलूचिस्तान के इलाके में और जीबी में भी इसके वसीज़ ज़खायर मौजूद हैं। ये दात जो है ये मिसाइल टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती है, और फाइटर जेट में इस्तेमाल होती है, और बैटरीज में इस्तेमाल होती है, और अमेरिकन इसमें जो है वो बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर सिर्फ चित्राल के अंदर इस दात को सिर्फ निकाला जाए तो 11,000 अरब रुपया जो है उस यहां से हासिल हो सकता है, यानी $42 अरब। तो आप समझते हैं कि इस तरह की बहुत सी दातें मौजूद हैं जो कि $8 ट्रिलियन तक जाती हैं। तो फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक रिकॉर्डिक में अगर पाकिस्तान को इतने पैसे मिल सकते हैं तो इनमें भी जो है वो बेहतरीन सरमायाकारी हो सकती है सर। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। धात का नाम है एंटिमनी। एंटिमनी जो है ये बहुत हाई, यानी कि आप मिसाइल ऊपर जाता है ना तो ये बहुत हाई उस पर बर्न नहीं करता, सो इट्स अ हाई एंड मेटल। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉपर विच इज आवर मेन स्टे। ये जगह जगह पे पाकिस्तान में, चित्राल में और जगहों पे भी बहुत हल्की क्वांटिटी में इस वक्त माइन हो रहा है, वेरी वेरी लिटिल क्वांटिटी। ये अगले 5 साल में इसके एक जियोलॉजिकल सर्वेज होंगे। ये एक और स्टोरी लिखी जा सकती है, इट्स नॉट अ क्विक स्टोरी दैट इज गोइंग टू बी रिटन, बट इट इज अ स्टोरी जिस पे काम हो रहा है। ये मेटल्स एंड माइनिंग इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। इफ आई डू इट टुडे तो मेरी आने वाली जनरेशंस जरूर इससे फायदा उठाएंगी। व्हाई इज दिस अ प्रॉब्लम? चाइना के पास 1/3 दुनिया का एंटिमनी है। लेट मी रिपीट दैट फॉर यू। 1/3 एंटिमनी चाइना के पास है, यूएस को बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है। सो व्हाई आर द यूएस इंटरेस्टेड टू डिवर्सिफाई द इंपोर्ट ऑफ एंटिमनी फ्रॉम द वर्ल्ड? बिकॉज
उनको मालूम है कि इसकी ज़रूरत आगे जाती रहेगी। सो देयर इज़ इंटरेस्ट कि कहीं कहीं पे जहां ये नॉन कमर्शियल है अभी, इसकी कमर्शियल विजिबिलिटी बनेगी, वाइबिलिटी क्रिएट की जाएगी। बट अगेन मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई तकदीर बदलने वाला आज ये है, बट ये एक नया सेक्टर है पाकिस्तान का। मैंने 2021 में एक आर्टिकल डॉन में लिखा था, मैं आज भी उस पर कायम हूं, रॉक्स एंड क्रॉप्स is Pakistan story to write. Maybe I'm an Australian trained economist, और मैंने पाकिस्तान को बड़ी तशबीह दी है हमेशा कि they did it through this। 50-50 अरब डॉलर की एग्रीकल्चर की BHPs, रियो, फॉरेस्क्यू मेटल, मिनकोर, ऐसी कंपनीज बनाई गई जिन्होंने ये सारा वहां से निकाला। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, पाकिस्तान में भी जगह जगह है। अब स्ट्रक्चर्स बनाना, इनके अराउंड लॉज बनाना, 100-200 मिलियन डॉलर की लोकल आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट, इनको जाके जिसे कहते हैं ना उस स्टेज पे लाना। सो अगले 5 से 10 साल में स्टे विद दिस। अगर यू स्टे विद दिस, एंटी मनी के अलावा भी और चीज हैं जिनको देखा जा सकता है, पर जो हाई एंड है उसकी गेम अभी पाकिस्तान में शुरू हुई है। इट्स दैट स्टोरी विच स्लोली बिल्ड्स अप। पर इससे कहना कि पाकिस्तान की हम कोई ऐसी तकदीर फौरी तौर पे लिखते हैं, दैट विल नॉट बी अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। बट यस, इनटू 5 to 10 years पाकिस्तान शुड रियलिस्टिकली टारगेट that $2 to $5 billion of export Pakistan should be looking at. That is a story. You create a brand image, you create a brand name, you create the structures, the legality, the realities around this. Pakistan can certainly do it. और इसकी मांग है। पाकिस्तान में जियोलॉजिकल सर्वे इस पे काम हो रहा है। मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूं, पे कह सकता हूं। बिल्कुल आपने कहा और बात पॉजिटिव है, मगर ये तो फिर 5 से 10 साल की बात कर रहे हैं। आप मुझे सिर्फ ये फरमा दें कि जो इस वक्त इमीडिएटली अब अगले बजट जो आएगा, एक तो गुजर गया खैर से हमारा, उसमें हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की कितनी ज़रूरत पड़ेगी और वो कितना ज़्यादा होगा उससे जो हमने पिछले बजट में मैनेज किया है थ्रू रोल ओवर्स एंड थ्रू कर्जाज एंड ऑल दैट। जी डॉक्टर साहब, हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में ऑन दी एवरेज 22 से 25 अरब डॉलर चाहिए होते हैं। 14 अरब डॉलर के करीब रोल ओवर्स लेते हैं हम यूएई, मिडल ईस्ट के ममालिक, सऊदी अरेबिया, चाइना का एक सेफ डिपॉजिट मौजूद है। 1 बिलियन उसमें से फौजी फाउंडेशन में इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो 13 तो ये चाहिए होंगे। 5-6 अरब डॉलर मल्टीलैटरल्स को जाते हैं, कुछ कमर्शियल फाइनेंसिंग चाहिए होती है। इसीलिए स्टेइंग विद द IMF इज अ मस्ट, बिकॉज विदाउट दैट यू विल नॉट गेट दिस मनी। बट ये एक वक्त है, ये काली साहब एक टाइम है और ये स्पेस है, इसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे टू चेंजिंग द स्टेबिलिटी स्टोरी जो हम लिखना समझ गए हैं 24 बार ICU के डॉक्टर के पास जाकर। आज अगर IMF की निगोशिएशन ओपन अप नहीं करेंगे और जो पूरा टैक्स का स्ट्रक्चर है और जो पूरा एनर्जी का स्ट्रक्चर है और जो पूरा इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिविटी का, ये 4 चीजें IMF के साथ ओपन होनी चाहिए। क्या हम वो इंसेंटिव माइंस एंड मिनरल्स में भी दे सकते हैं? क्योंकि आपने तो SEZs के जो इंसेंटिव्स हैं जो ऑनगोइंग हैं वो खत्म करने हैं, नए दे नहीं सकते। सो हाउ कैन यू क्रिएट, लेट्स से कि आई वांट टू क्रिएट अ माइंस एंड मिनरल्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, आई कांट टुडे। 54% मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स है, यही टैक्स डॉक्टर मैं इसी तरफ आपको लाऊंगा। मैं रहनुमाई चाहूंगा कि जो मरकजी बैंक है अभी जो 2025 जो है वो गुजर रहा है, खत्म हो रहा है, इसमें इसके पास ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो 17 अरब डॉलर हो चुके हैं, तरसीलात ज़र 42 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं। शरह सूद जो है वो कम होकर 10.50 तक मेरा ख्याल आ चुकी है। महंगाई की शरह 8 से 9% है, रुपए की कदर मुस्तकम हुई है। बरामदात 35 अरब डॉलर तक जो है वो जा चुकी हैं। कर्जों की अदायगी 8.5 अरब रुपए हो चुकी है और सरमायाकारी में भी इजाफा हुआ है। मईशत के इशारे तो अच्छे हैं सर, 2026 कैसा नजर आ रहा है? पाकिस्तान की इकोनॉमी में 2025 में बाय द बुक बिहेव किया है, जैसे कि इकोनॉमिक्स हमें समझाती है। एक IMF की अटैचमेंट, ये मैक्रो स्टेबिलिटी के सब इंडिकेटर्स इन द शॉर्ट रन आपको दिखाई दे रहे हैं। एब्सोल्युटली ट्रू, दो आरा नहीं हो सकती इस चीज में कि मैक्रो स्टेबिलिटी इज टेकिंग होल्ड इन द कंट्री, बट इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी, डीरेगुलेशन, कनेक्टिविटी, एक्सपोर्ट पहले 5 माह में 3 से 5% कम है इस साल के फाइनेंशियल ईयर में कंपेयर टू लास्ट ईयर गुड्स की।
सर्विसेज एक्सपोर्ट्स 3.5 अरब पौने 4 अरब डॉलर पे चली जाएंगी, जो कि आपकी आईटी और आईटीईएस सेक्टर की हैं, लार्जली कमिंग बिकॉज हमने एक इंसेंटिव दिया है कि हम उसको जो इनफ्लो है उसको हमने ठीक किया। ये हमने बहुत पहले ठीक किया था। आई वाज ऑन द टेबल व्हेन वी फिक्स दिस। उन्होंने कहा 35% हमें बाहर रखने दीजिए, हमने अलाउ किया। हमने उनकी जो पाकिस्तान पैसे लाने की इजाजत है उसको आसान किया। बट आज भी एक्सपोर्ट आपकी 10% ऑफ जीडीपी है, इंपोर्ट 25% ऑफ जीडीपी है, ट्रेड डेफिसिट 33% पहले 5 माह में से आता है। ये गुफ्तगू मैं इसलिए कर रहा हूं, यू आर 2 years इनटू द फिनिशिंग ऑफ दिस प्रोग्राम। उस साल 30 अरब डॉलर की फॉरेन ग्रॉस फाइनेंसिंग चाहिए होगी। अगर ये अगले 2 साल में जी ना आपने बड़ी वजाहत से जनाब डॉक्टर साहब, आपके ही बड़ा हकान नजीब साहब, हमें लॉट टू बी डन, वी हैव डन। हमने पिछले साल कुछ जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि बेहतरी की, अगर 30 बिलियन डॉलर की फाइनेंसिंग हमें चाहिए होगी, और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कब ये फ्रूटफुल होते हैं उसमें भी 5-10 साल की उन्होंने बात की। बहरहाल एक ब्रेक से वापस आते हैं, तो वापस आके बात करेंगे सागदार साहब ने जो बयान दिया, उसके अलावा इंडिया क्यों गज़ा बनाना चाहता है बांग्लादेश को, और क्या पाकिस्तान पर वो दोबारा हमला कर सकता है जिस तरह अमरीकी जो इंतज़ामिया के कुछ लोग कह रहे हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, एक तो बातें, एक तो ये कि ये भारत की तरफ से और फिर दूसरे ममालिक की तरफ से ये क्यों उनको जो है ये खुजली ख़त्म नहीं होती, ये जंग वाली जंग कौन चाहता है, और जंग जो है वो किसके, इंडिया जैसा मुल्क है, पहले भी आप अपनी हालत देख चुके हैं, हमारे बड़े मसाइल हैं, तो ये बार बार क्यों। आज तो अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा एक बयान आया, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम इसहाक डार साहब ने एक बयान दिया वेरी इंपॉर्टेंट कि गज़ा फोर्स के हवाले से पाकिस्तान की वजाहत बार बार आ चुकी है, पहले भी आई है, मगर इस हवाले से क्यों ये सोशल मीडिया पर र्यूमर चलाई जाती हैं, फजूल बातें हो रही हैं। भाई जब विल क्रॉस द ब्रिज, व्हेन वी क्रॉस द ब्रिज, जब हुकूमत कह रही है तो हम उस पर यकीन रखते हैं। इस पर हम बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीजेपी के बड़े एक लीडर ने कहा है कि हम गज़ा बना देंगे बांग्लादेश को। ये यानी कितनी शर्मनाक बात है, और इन लोगों का माइंड सेट देखें, यानी आर यू प्राउड ऑफ गज़ा एंड यू, मतलब ये क्या कोई छोटे राजन या बड़ा राजन लगता है, किसी किस्म की स्टेटमेंट अगर दे तो कोई मुहज़्ज़ब पॉलिटिकल लीडर तो नहीं दे सकते। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मुमताज़ दफाई तजिया निगार हैं। हजूर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। पहले तो हम इसी बात पे आ जाते हैं, सबसे अहम, अब आप जैसे बता रहे थे, आज आपने इस पर कहीं इज़हार ख्याल भी किया है, गज़ा फोर्स के हवाले से फिर वजाहत करनी पड़ रही है। एक दफ़ा वजाहत कर चुके हैं साग डार साहब, तो वाई अगैन, और नेचुरली ये हमारी स्टेटेड पोजीशन है एंड वी स्टिक टू इट। योर टेक ऑन दिस गुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। देखें, जहाँ तक गज़ा का मामला है, मेरी इसहाक डार साहब से जो है वो बात हुई थी, और बड़ी मुफस्सल एक 1-to-1 गुफ्तगू थी, 1.25 घंटा रहा, और उसके ऊपर यही बात हुई कि जनाब आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी 3 बातें जो हैं वो हम इसके ऊपर स्टिक कर रहे हैं। पहली बात यह है कि लोगों को जबरन जो वहाँ से निकाला जा रहा है वो इजाज़त नहीं दी जा सकती, और दूसरा यह है कि वहाँ जो इमदाद है उसका फ्लो सही हो, और तीसरा यह है कि जो एक ब्लड शेड है वो वहाँ ख़त्म हो जाए, जिस तरीके से किलिंग्स हैं। और यही बात जो है शर्म शेख के मुआहदे के अंदर भी पाकिस्तान ने अपनी बातों को कहा, और मुझे ये बात अच्छी लगी कि डार साहब ने कहा कि हमारी ये बातें मानी जाएंगी, और अगर ये मानी नहीं गई तो फिर हम जो है ऐसे किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरी जानिब जो है वो बात यह है कि 1967 से पहले के क्या जो पाकिस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी है, क्या इजराइल ने इसको तस्लीम कर लिया है? तो अभी तक तो नहीं किया। क्या ब्लड शेड खत्म किया? वो भी नहीं किया। क्या एड को जाने दे रहा है? नहीं जाने दे रहा। और क्या जो है वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट खत्म की है? वो भी नहीं की। तो फिर पाकिस्तान अपने मुआहदे पे क्यों जो है वो कारबंद रहे? ये तो ऐसा ही है कि मैं कहूं कि जनाब आपने तो मुझसे वादा किया था कि जब मैं 5 वक्त का नमाजी बन जाऊंगा तो आप सिगरेट छोड़ देंगे। आपने जो है वो सिगरेट क्यों नहीं छोड़ी? तो आप मुझसे पूछते हैं कि जनाब आपने 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी है, तो उसका जवाब नफी में है। तो फिर ये जो पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है ये बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान अपनी कायदे आज़म की पॉलिसी से, पाकिस्तान एक अपने नैरेटिव से, और जो पहले दिन से जो है तयशुदा है,
पाकिस्तान जिद है रियासत इसराइल की, उसके जबर की, और यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो मुतअद्दिद बार इसका इजहार कर चुका है। और अभी जो कुछ अर्सा पहले उसने एक अपने वीडियो इंटरव्यू के अंदर जो है वो कहा गैर मुल्की को कि जनाब पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पावर है मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और पाकिस्तान के हवाले से उनको, आपको तो याद है काजी साहब कि किस तरीके से उन्होंने 1988 के अंदर भी कोशिश की थी पाकिस्तान पर हमला करने की, और उसके बाद भी जो है वो बाकायदा श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर उनके जहाज आ गए थे। और फिर पाकिस्तान ने जो पैगाम दिया था वो ये दिया था, उस टाइम तो मेरे वालिद जनरल हमीद गुल जो थे वो ISI के सरबराह थे, और ये पैगाम दिया था कि हमें नहीं मालूम कि हमला हमारे पास कहाँ से होगा, किस तरह होगा, और पाकिस्तान कब जो है वो कब तक सलामत रहेगा। लेकिन अपने मरने से पहले पाकिस्तान जो यहूदियों की रियासत है उसको जमीन के नक्शे से खुरच के रख देगा, और 2 घंटे के बाद वो जहाज तमाम वापस हो गए थे। इसलिए ये बिल्कुल ऐसा ही है अब्दुल्ला भाई, अगर कोई वक्त आया तो ऐसा ही होगा। 2 ही रियासतें हैं अब्दुल्ला भाई, 2 ही रियासतें हैं दुनिया पे, एक है भारत साजिशी मुल्क और दूसरा है इजराइल दहशतगर्द मुल्क। अब दहशतगर्द साजिशी मुल्क भारत की बात कर लेते हैं, क्योंकि भारत ने दरियाई चनाब पर पहले जारहियत तो कर रखी है, लेकिन अब उन्होंने दुलहस्ती स्टेज 2 का एक ड्रामा जो है वो रचाने का ऐलान किया है कि एक और जो है वो उसकी एक्सटेंशन बनाई जाएगी। मेरे सामने एक नक्शा पड़ा हुआ है अब्दुल्ला भाई, उसमें दरियाई चनाब पर उन्होंने 23 मुख्तलिफ मुकाम पर गैर कानूनी डैम जो है वो तामीर करने की मनसूबाबंदी कर रखी है, जिसमें बड़े बड़े डैम्स भी हैं, 1000 मेगावाट का डैम भी है, बरसर डैम भी है, जस्पा डैम भी है। क्या हम बनाने देंगे इनको? क्योंकि उन्होंने तो एक तरफा तौर पर गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल कर रखा है इंडस वाटर ट्रीटी, जिसकी खिलाफ वर्जी है ये, और एक्ट ऑफ वार भी है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। देखें, हम बनाने देंगे, हम मेरे ख्याल में उनको जो है वो इजाज़त किसी सूरत नहीं देंगे। हमने बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई उसके अंदर एक बात वाज़े तौर पर बरमला दो टोक अंदाज में कही गई कि जनाब अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये एक एक्ट ऑफ वॉर होगा, और हम उसके लिए हर सतह पर, जंगी सतह पे भी जाने के लिए तैयार हैं। रवायती जंग में हमने मारा, और अगर इससे बढ़कर जरूरत हुई तो पाकिस्तान कभी इनकार नहीं करेगा। याद रखें, पाकिस्तान अपने आप को प्यासा नहीं देख सकता, और ये है ही गैर कानूनी। अभी जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है उसके अंदर भी ये कहा गया है कि भारत जो है वो 5 सवालों का जवाब 60 दिन के अंदर दे, जिसके अंदर एक सवाल ये भी है कि आप जो है आबी रास्ता नहीं रोक सकते, और इंडस वाटर ट्रीटी की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं यकतरफा तौर पर। इससे माहौलियात, इससे खुराक, इससे इंसानियत और इससे जो एनवायरनमेंट है वो बर्बाद हो जाएगी, और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अब देखना अब्दुल्ला साहब, आपने एक बड़ी बात की है कि ये एक्ट ऑफ वार है, बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर कर रखा है कि ये एक्ट ऑफ वार है। एक मैं दूसरे एंगल से ये चीज आपके सामने रखता हूं, ये मामला कि अभी जो अमेरिकन थिंक टैंक है वहां की भी रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान और भारत की 2026 में जंग हो सकती है। अगर भारत इस तरह के मजमूम हथकंडे नहीं छोड़ता और पाकिस्तान पर जारहियत करता है, आबी दहशतगर्दी भी करता है, और पाकिस्तान पर बाकायदा तौर पर जो है चढ़ दौड़ने की कोशिश करता है, तो फिर इस पर जवाब कैसा होगा? क्या इसका जवाब फिर हम मकबूजा कश्मीर को 2026 में आजाद करवा के छोड़ेंगे? देखिए, जवाब तो मेरे ख्याल में पहले से ज्यादा खतरनाक होगा, और इस बार सिर्फ कश्मीर के महार से नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुकम्मल, यानी कि जो जितनी भी हमारी बाउंड्री लाइन है उसके साथ जो है जवाब मिलेगा। सिंध से लेके पंजाब और पंजाब से लेके कश्मीर, और जिस जिस जगह चाहेंगे वैसा वैसा उनकी मंशा के मुताबिक जवाब दिया जाएगा, और वो दिया जाएगा जो भारत को मजबूर कर देगा एक था भारत बनाने के ऊपर। ये मैं आपको बड़ा सोच समझ के बता रहा हूं। पाकिस्तान का कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स है। हमारी जो इस टाइम पे जो एरियल डोमिनेंस है उसके लिए किंग ऑफ द स्काइज को पाकिस्तान एयरफोर्स का नाम मैं नहीं दे रहा, बल्कि मगरिब के जरीदे जो है वो दे रहे हैं। जो बरतानवी डिफेंस जर्नल के अंदर छपा है राफेल की स्टोरी, जिसके अंदर टेल नंबर दिए गए हैं, वो भी हमें पता है। जो मिसाइल टेक्नोलॉजी और जो प्रिसीजन के साथ मैं आपको फखरिया बता सकता हूं, पाकिस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी जो फतेह 1 है, फतेह 2 है, इसी तरीके से शाहीन मिसाइल 1, 2, 3, और जिनकी रेंज जो है, भारत का कोई शहर, कोई 1 इंच जमीन ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से जो है महफूज हो। ये मैं आपको बड़ा खुल के बता रहा हूं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि प्रिसीजन लेवल ये है कि 1 मीटर के रेडियस के अंदर पाकिस्तान का मिसाइल गिरता है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी इसको कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जो है
इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, दूसरी जानिब जो है वो हमारे पास जो है उनकी तमाम चीज़ों का तोड़ है। और आपने देखा कि S-400 को नाकाम कैसे बनाया, लेकिन इन सब के बावजूद भारत जो है वो तैयारी कर रहा है। $82 बिलियन से उसने $89 बिलियन अपना डिफेंस बजट किया है, लेकिन ट्रेनिंग भी तो जरूरी होती है। आपको एक असले से, भारत के पास जो है जितना रशियन टेक्नोलॉजी थी, अब वो उससे जो है शिफ्ट करके अमेरिकन टेक्नोलॉजी और ईस्टर्न टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की जानिब जा रहा है। उसके अंदर वक्त लगता है, तकरीबन ट्रेनिंग पीरियड के अंदर जो है वो 10 साल लग जाते हैं। और खुद आपको याद है कि नदरन एरिया के कमांडर जिनको दरमियान जंग के सैक कर दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्होंने ये कहा था कि हम लाइट कॉम्बैट के लिए अपने फोर्सेस को तैयार किया है और पाकिस्तान के साथ लड़ना हमारे लिए नुकसानदेह होगा। और फिर जो उनके एसपी धारकर थे, जो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे, उन्होंने भी यही कहा था कि राफेल को मैदान में मत उतारें, ये हमारे लिए जो है एक नाइटमेयर साबित होगा। और उनको भी सैक कर दिया गया था। ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की जो अब्दुल्ला साहब, मैं दोबारा इसी एंगल से आता हूं। अगर आपकी दहशतगर्दी नहीं रुकती और वो दरियाए चिनाब जो कि मकबूजा मैं उसको कहता हूं, भारत ने वहां पर जो है बगलिहार 1, बगलिहार 2, दुलहस्ती, सलाल बना रखे हैं, उस दरिया को आजाद कराने के लिए जो कि हमारी लाइफ लाइन है, फिर हमारे फतेह 1, फतेह 2, शाहीन, गौरी वहां पर पिन पॉइंट जो है वो होंगे और निशाना बनाएंगे। बिल्कुल होंगे, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको यह बताऊं कि पहली बात है कि ये वायलेशन है, इंटरनेशनल कवानीन की, इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन है। लेकिन इन सब के बावजूद भारत 2 तरीके से दहशतगर्दी कर रहा है, एक पानी रोक के और एक पानी छोड़ के, और हमने दोनों सतह के ऊपर वो देख लिया है। इसी तरीके से आप अगर ये देखें, हाँ, जंग जो है 2026 में बिल्कुल मुतवक्का है। मैं तो नवंबर 2025 के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा था 90% कि एक जंग होगी, और ये बिल्कुल हमारी जो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी ये एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन हालात बदल गए, भारत के अंदर जो मामलात थे वो मुश्किलात का शिकार हुए। भारत की फौज ने जवाब दे दिया कि हम इस टाइम पे पाकिस्तान से लड़ने की पोजीशन में नहीं है, ना साइबर डोमेन के अंदर, ना एरियल डोमेन के अंदर, ना नेवल डोमेन के अंदर, और ना इंटेलिजेंस डोमेन के अंदर, और ना ही बर्री सतह के ऊपर। तो ये तमाम बातें जो है भारत की इंटेलिजेंस ने बकायदा किया, और पाकिस्तान ने उनकी जो उनके चीफ थे, जो उनके इस टाइम पे जनरल द्विवेदी हैं, उनकी बकायदा जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी उसको साइबर तौर पे अच्छा गुल साहब, ये तो आपने बहुत बड़ी बात बताई कि भारतीय फौज ने इनकार ही कर दिया। अब एक और बड़ा अहम इशू है, अब अगर क्या डू यू सी एनी इनकी कोई हो सकती है एस्केलेशन बांग्लादेश की, और भारत पे हमला कर सकता है, एंड इफ सो तो क्या? क्योंकि उन्हें एक इलेक्ट्रल इशू चाहिए, यहां से तो वो जूते खा के गए हैं। अब सवाल ये अगर होता है तो इसका क्या नतीजा होगा और पाकिस्तान का रोल क्या हो सकता है? काजी साहब, मैं पिछली बात को थोड़ा सा 2 मिनट दें, मैं प्लीज प्लीज। देखें, अगर इंटरनेशनल इदारे पाकिस्तान की मदद को नहीं आते, IMF, वर्ल्ड बैंक सैंक्शंस नहीं लगाते भारत के ऊपर, उनको दबाव नहीं डालते किसी भी किस्म का, उनके ऊपर सिफारती, उनके ऊपर सियासी और उनके ऊपर मुआशी दबाव नहीं डालते, और डिफेंस डील भारत जो है वो इंडिया अमेरिका के साथ कर चुका है, इस वजह से भारत कभी नहीं मानेगा और ये डैम बनाने की भरपूर कोशिश करेगा। हमें इसका इवेंचुअली जवाब वही देना पड़ेगा जो मेरे ख्याल में जिसको कोई भी समझदार मुल्क जो है उसको रोकना चाहिए, लेकिन मजबूर हैं, क्या करें। अब ये तो एक साइड पे बात हो गई। अब जो है बांग्लादेश की सिचुएशन पे आ जाए। बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे लाइव एमुनेशन के साथ उनके शकुई जहाज जो हैं, उनके 4 स्क्वाड्रन जो हैं वो फॉरवर्ड एरिया के अंदर मूव कर दिए गए हैं, जबकि उसके बरक्स भारत की जो 2 कोर फौज है वो इस टाइम के ऊपर वो वहां मौजूद है, और उसके अंदर उनकी 3 कोर, उनकी 2 कोर और उनकी जो मेरे ख्याल में 33 कोर है वो इस टाइम पे वहां डिप्लॉय कर रहे हैं, और वो ये एस्केलेशन करना चाहते हैं, इस टाइम पे वो दबाना चाहते हैं, क्योंकि भारत को ये प्रॉब्लम है कि उसकी तमाम जो प्रॉक्सी हुकूमत शेख हसीना की शक्ल में थी, अगर उसको सियासी शिकस्त हो गई नौजवान नस्ल के हाथों, जो आज जो है सरापा एहतजाज है भारत के मुखालिफ, तो ऐसी सूरत के अंदर तो जो उनकी स्ट्रेटेजिक है, उनकी जो डिफेंस पॉलिसी है, उनकी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। इसके लिए वो हर सूरत जो है वो ये चाहते हैं कि शेख हसीना को उन्होंने ऑलरेडी फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर जो है वो ले गए हैं, और शेख हसीना को वो ये कह रहे हैं कि वहां बैठकर तमाम साजिश और फितना फसाद जो है। लेकिन सर, अगर भारत जो है वो बांग्लादेश पर हमला करता है तो जैसे आपने पहले फरमाया कि भारतीय फौज इस काबिल नहीं है कि वो लड़ सके, और वो इनकार भी कर रही है,
तो क्या भारत हमला करने के बाद अपनी 7 सिस्टर ना गंवा ले कहीं? भारत जरूर हमला करे, मैं उसको ये जरूर कहूंगा कि ये शौक भी पूरा कर ले। उसके बाद पता चलेगा कि चिकन नेक पे उसके साथ वो हाथ हुआ और आबनाए मलाका के ऊपर जो उसको हजीमत उठानी पड़ेगी वो तारीख साज होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये भारत करेगा तो नक्सलाइट एरिया, नागालैंड, झारखंड, मिजोरम, छत्तीसगढ़, ये तमाम उसके हाथ से, मेघालय वगैरह ये उसके हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे वो क्रिश्चियन डोमिनेंस के इलाके हैं, जहां तकरीबन भारत के 35 मिलियन लोग जो क्रिश्चियन हैं वो वहां बसते हैं। और उनके साथ जो अभी अकलियतों के साथ सलूक किया गया, क्रिसमस मनाने के ऊपर पाबंदियां लगाई, नागालैंड ने जो है बाकायदा आजादी का ऐलान कर दिया, अपना झंडा लगा दिया, अपना तराना बोल दिया, अपना मंशूर और दस्तूर पेश कर दिया। ये चीजें उसके लिए एक मेरे ख्याल में नेल इन द कॉफिन होगा भारत के लिए। इसलिए जरूरत इस बात के ऊपर है कि भारत को जो कोई और जरूरत नहीं है दुश्मन की, उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा तोहफा मौजूद है, और जब तक नरेंद्र मौजूद है वो इंशाअल्लाह ताला भारत के टुकड़े करके ही जाएगा, वो ऐसे नहीं जाएगा किसी सूरत। इसलिए अब्दुल्ला साहब एक और क्वेश्चन है, इंशाल्लाह भारत के ऐसे टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि भारत जो है वो चाहता है और साजिशी मुल्क है और टुकड़े करवा के छोड़ेगा अपने। सर, पेंटागन की एक रिपोर्ट आई है, पेंटागन की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो चीन है वो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अरब अमारात में और दीगर ममालिक का भी नाम लिए हैं, वहां पर फौजी अड्डे कायम करना चाहता है। पाकिस्तान तो खुद मुख्तार मुल्क है, क्या कोई ऐसा प्लान है चीन का, या ऐसा हो सकता है? चीन का राइस पीसफुली का नारा है, चीन इस किस्म के काम नहीं करता। उनको अड्डे कायम करने की क्या जरूरत है? उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं, वो चाहें, क्योंकि 2 जगहों के ऊपर बड़ा उनके लिए इंपॉर्टेंस है। एक जो है स्ट्रेट्स ऑफ मलाका है और एक स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज है। आबनाए मलाका और आबनाए हुर्मुज दोनों के अंदर जो है जाहिर है उनको पता है कि उनकी तिजारत का एक बड़ा हिस्सा वहां से गुजरता है। और ये जो अफगानिस्तान के अंदर जितनी शोरिश है, ये भी असल में सीपैक को स्टॉप करने के लिए एक कोशिश की जा रही है। लेकिन क्योंकि अमेरिका इस किस्म की जो डिसइंफॉर्मेशन है ये फैलाता रहता है, वो बताता रहता है कि जनाब अल्लाह है, इसका मतलब ये है कि खतरा है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस ऑन द स्कोर ऑफ जो इश्यूज हैं। हमने देखा बहरहाल एक पेचीदा दुनिया है और इसमें हम अपने पाँव पर खड़े हैं और इसे समझने की कोशिश करें। ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।